Hello everyone, welcome to Lost Forum. I am Rohini and let's continue our evidence series. Okay, so evidence के सीरीज में आज हम देखेंगे कि फैक्ट क्या होता है, फैक्टिंग इश्यूज क्या होंगे, दैन प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, राइट, और ये सारी चीजें जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ फैक्ट. तो फैक्ट का मतलब क्या होता है और फैक्ट क्या इंक्लूड करता है. तो फैक्ट मतलब क्या होता है, सारे जो फिजिकल फैक्ट्स है. लेट्स से मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, दैट इज अ फैक्ट, राइट. और मैंने जो है स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन दिया कि दैट वेलकम टू लॉस्ट फोरम, तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट, राइट. तो कोई भी ऐसी एक मेंटल कंडीशन, सबसे पहला पॉइंट तो क्या हो गया हमारा कि कोई भी फिजिकल फैक्ट हो सकते हैं. सेकेंड क्या होगी इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारी कि कोई भी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज अ कॉशियस, दैट इज ऑल द साइकोलॉजिकल. मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स भी होंगे जो कि क्या कर सकते हैं, जो हमारी जो मेंटल कंडीशंस है पर्सन की, जो उसका कॉन्शियस बना रही है, ठीक है, तो वो भी कुछ जो है वो फैक्ट्स में आएंगे. रेलेवेंट की बात करेंगे कि फैक्ट जो है कब वो रेलेवेंट होते हैं. अब लेट्स से बहुत सारे फैक्ट है यहाँ पे. आई एम होल्डिंग द पेन, मैं कुछ बोल रही हूँ, राइट, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तो अब ये बहुत सारे फैक्ट है. अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें से कि कौन से फैक्ट जो है वो रेलेवेंट फैक्ट है, राइट. तो the fact is said to be relevant to another if by itself or in connection with the other fact. मतलब क्या हो रहा है, या तो वो जो खुद फैक्ट है वो खुद से ही, या तो किसी कनेक्शन में, किसी और फैक्ट के कनेक्शन में क्या कर रहे हैं वो, इट रेंडर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इन इश्यू आइदर प्रोबेबल और इनप्रोबेबल. प्रोबेबल या इनप्रोबेबल इन दी अदर वर्ड्स आर रेलेवेंट. मतलब या तो वो खुद अकेला जो फैक्ट है वो रेलेवेंट हो, या तो किसी और फैक्ट के साथ अगर वो कनेक्शन में हो और वो रेलेवेंट बन रहा हो, ठीक है. फैक्ट्स आर कनेक्टेड फैक्ट्स, राइट. मतलब कोई भी एक चीज जो है वो एक कंक्लूसिव नहीं होती है, ठीक है. अब जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, तो ये जो है सिर्फ एक फैक्ट है. लेट्स से अगर मैं कोई एक लाइन बोलूंगी तो वो एक फैक्ट है, लेकिन हमेशा जो फैक्ट्स होते हैं ना वो कनेक्टेड फैक्ट्स होते हैं, क्लियर, which are connected to each other in any manner provided under section 4 to 50 of this अधिनियम, ठीक है. तो फैक्ट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. देन हमने फैक्ट्स देख लिया, इलस्ट्रेशन के थ्रू देख लिया हमने कि इलस्ट्रेशन में लेट्स से फैक्ट का मतलब कि देर इज अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट. मतलब आप जो है, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, दैट्स अ फैक्ट, ठीक है. अ पर्सन सेड अ सर्टेन वर्ड, जैसे मैंने कुछ वर्ड्स बोले, दैट इज अ फैक्ट. तो ये कुछ इलस्ट्रेशन है जो कि आपको बताएगा कि हेल्प करेगा समझने में कि फैक्ट्स क्या होते हैं. नाउ विल कम टू द फैक्ट इन इशू. ओके, सो फैक्ट इन इश्यूज क्या होते हैं. तो दोज फैक्ट्स विच आर alleged by one party and is denied by the other in the civil suit, or alleged by the prosecution and denied by the accused in a criminal cases has said to be fact in issue. Let's say fact in issue कोर्ट के सामने ये है कि क्या ए ने बी का जो है मर्डर किया. एक पार्टी क्या बोलेगी कि यस किया है, वो प्रूव करेगी, एंड अदर पार्टी वो डिनाई करेगी. तो फैक्ट इन इशू ऐसे होते हैं जो कि एलेज करते हैं वन पार्टी, अदर पार्टी डिनाइड करती है उसे. अब हम इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे. तो बेयर एक्ट अगर आपके पास है तो प्लीज टेक योर बेयर एक्ट और उसकी रीडिंग कीजिए, ठीक है. तो जैसे इलस्ट्रेशन यहाँ पे कि यहाँ पे जो ए है वो अक्यूज्ड है ऑफ मर्डर ऑफ बी. ए पे एक्यूजेशन है. अब जो है ट्रायल के टाइम पे क्या होता है, कुछ फॉलोइंग फैक्ट इन इश्यूज होंगे. अब वो कैसे होंगे, दैट ए कॉज द बीज डेथ. तो ये फैक्ट इन इशू आएगा कोर्ट के सामने, क्या ए ने जो है बी का मर्डर कॉज किया है, क्या कोई इंटेंशन था, सेकंड फैक्ट इन इशू. थर्ड क्या आ जाएगा, क्या कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, ठीक है. तो अगर आपने आईपीसी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ये एक्सेप्शन, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन क्या होता है, इंटेंशन, नॉलेज, आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें. देन तो ऑल जो ये जो ऊपर मैंने जो आपको जो जितने फैक्ट इन इश्यूज के इलस्ट्रेशन दिए हैं दैट विल स्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस. तो अब ये क्या करेंगे, अगर हमें इनके आंसर्स मिल गए ना तो ये स्टैब्लिश करेंगे एग्जिस्टेंस एंड द नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर ऑफ द एक्सटेंट, चाहे कोई वो राइट हो, लायबिलिटी हो. अगर हमें इनके आंसर मिल गया ये फैक्ट इन इश्यूज के, तो हम क्या है एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते कि ओके, सो अगर ऐसा है कि ए ने जो है ए इज अक्यूज और ए जो है गिल्टी फाउंड हो गया, तो हमें लायबिलिटी का पता चल जाएगा, राइट्स का पता चल जाएगा, ठीक है. एंड इफ द सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन वाज गिवन देन इट विल डिमिनिश द लायबिलिटी, राइट. और अगर हमें पता चलता है इंटेंशन था, अगर मर्डर किया भी है, तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी ए के ऊपर. लेकिन अगर हम ये प्रूव करते कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, तो लायबिलिटी हट भी जाएगी. मतलब
समझ में आ गया होगा आपको कि फैक्ट इन इशू कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी केस में। नेक्स्ट देन मूव ऑन टू द डॉक्यूमेंट, राइट। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट मतलब होता है एनी मैटर डिस्क्राइब और एक्सप्रेस्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय द मीन्स ऑफ लेटर, फिंगर, मार्क और मोर देन वन ऑफ दोज, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग इट कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट। क्लियर। डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, तो कोई भी लेट से लेटर हो सकता है, फिगर हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। देन विल मूव टू द डिफरेंसेस बिटवीन प्रूव्ड। ओके, तो प्रूव्ड क्या होता है, डिसप्रूव्ड क्या होता है एंड नॉट प्रूव्ड क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ड एविडेंस इंक्लूड्स द लीगल मीनिंग एक्सक्लूसिव ऑफ अ मेयर आर्ग्यूमेंट विच टेंड टू, मतलब लेट्स से जब हम लोग एविडेंस की बात करते हैं तो ये एविडेंस क्या इंक्लूड करता है, सारे लीगल मीन्स, ठीक है, दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ अ मेयर आर्ग्यूमेंट, like let's say any matter of act the truth of which submitted to the judicial investigation, proof is and it is the result of the evidence। okay, so proof की अगर हम बात करें, okay, so section 2 clause ये जो है आपको मिलेगा सेक्शन 2 में, या सेक्शन 2 का अगर हम लोग जे वाला पोर्शन देखें तो वो बात करता है प्रूव्ड की। तो प्रूफ में क्या कहता है कि कोई भी फैक्ट विच इज सेट टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर इट एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन, मतलब कि देखिए प्रूव्ड में मतलब प्रूव्ड का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा एविडेंस है जो कि क्या कर रहे, इंड्यूस कर रहे किसी भी रीजनेबल मैन को, अगर सामने ये जो प्रूव कर दिए जाए कुछ फैक्ट्स, ठीक है, लेट्स मैंने यहाँ प्रूव कर दिया कि ए का इंटेंशन था, ठीक है, मर्डर करने का बी का, तो ये मैंने प्रूव कर दिया है। तो अगर मैंने ये चीज़ जो है प्रूव कर दी तो कोई भी जो रीजनेबल मैन है वो इस कंक्लूजन पे पहुंच सकता है, ठीक है, कि ए ने जो है बी का मर्डर किया है। तो एक किसी भी रीजनेबल मैन के लिए इतना सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी होता है कि ओके ये प्रूव हो चुकी है चीज़ें करके। देन अ फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव व्हेन द कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर, और चीज़ों को कब बोला जाता है कि भाई ये कोर्ट के सामने प्रूव हो गई है, जब कोर्ट कंसिडर कर लेती है सारी चीज़ें, जो जितने भी फैक्टिंग इश्यूज उनके सामने रखे हुए हैं, या तो क्या करती है आइदर बिलीव करती है दैट इट इज सेट फैक्ट कि ये जो फैक्ट है वो एग्जिट करता है, इंटेंशन थी इनकी, या कंसिडर करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेट फैक्ट सो प्रोबेबल कि कोई भी जो रीजनेबल मैन है इस पर्टिकुलर केस में वो जो है वो ऐसे ही एक्ट करेगा और सपोज करेगा कि जो फैक्ट है वो एग्जिस्टेंस में है। आई होप क्लियर हो गया आपको कि प्रूव्ड का मतलब क्या होता है। देन विल मूव टू दी डिसप्रूव्ड, कि डिसप्रूव्ड क्या होता है। डिसप्रूव का मतलब क्या होगा कि जो कोर्ट जो है आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर, कोर्ट ने एक बार जो है वो मैटर को कंसिडर कर लिया, जो भी मैटर उनके सामने था, और वो क्या है आइदर या तो वो बिलीव करते हैं दैट द फैक्ट डजंट एग्जिस्ट, कि भाई ऐसे फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, या तो फिर कंसिडर करते हैं इट्स नॉन एग्जिस्टेंस, कि ये जो है एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, सो प्रोबेबल दैट जो रीजनेबल मैन है इस पर्टिकुलर कंडीशन में विल बिलीव दैट दैट डजंट एग्जिस्ट। जैसे मैंने प्रूफ का बताया वैसे ही डिसप्रूफ का है कि वो जो है कोई भी रीजनेबल मैन जो है वो बिलीव कर सकता है कि ये जो है एग्जिस्टेंस में नहीं है ऐसे फैक्ट करके, ठीक है, तो हम उसे क्या है डिसप्रूव्ड बोलेंगे। क्लियर। प्रूव्ड हो गया, डिसप्रूव्ड हो गया, अब एक बचा है हमारा नॉट प्रूव्ड। अब नॉट प्रूव्ड में क्या होता है, कुछ ऐसे फैक्ट जो होते हैं जो कि ना तो प्रूव किए गए हैं और ना ही उसे डिसप्रूव किया गया है, वो होते हैं नॉट प्रूव्ड, ठीक है। तो अब ना ही प्रूव हुए ना ही डिसप्रूव हुए, तो हो सकता है इन फ्यूचर वो क्या है वो प्रूव भी हो सकता है, राइट, और डिसप्रूव भी बन सकता है। ओके, सो अगर हम बात करें तो कुछ केसेस का रेफरेंस याद देना चाहूंगी, इन शमशेर सिंह वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने कहा था कि जो सीडी होती है ना कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ डॉक्यूमेंट एंड कैन बी एडमिटेड इन द एविडेंस, तो जो है उन्होंने कहा सीडी को हम लोग जो है एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं। और क्या हुआ, 5 जो गोल्डन प्रिंसिपल है ऑन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे लेट्स से आई विटनेस की टेस्टिमनी वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में आती है। और एक शरद बिंद्री चंद सरदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कोर्ट ने इसमें क्या किया ना, कोर्ट में पंचशील रूल दिए, 5 गोल्डन प्रिंसिपल दिए कि हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि कोई जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कोर्ट में
In the same case, court, while dealing with the circumstantial evidence, held that onus is on the prosecution to prove the chain is complete and infirmity of a lacuna. मतलब यहाँ पे जो है ना प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो कंप्लीट करे जो चैन प्रॉपर, मतलब कि फ्रॉम द स्टार्टिंग की इंटेंशन था, देन यू हैव टू प्रूव दिस एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि इंटेंशन तो था, देन यू हैव टू प्रूव कि भाई इसी ने किया है, उसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन जैसा कुछ नहीं था। तो ये जो है प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि उसे कंप्लीट करनी है चैन, और साथ ही साथ इन्फॉर्म और लैक्यूना इन द प्रोसिक्यूशन कैन नॉट बी क्योर्ड बाय द फॉल्स डिफेंस और अ फॉल्स प्ली। मतलब कि लेट्स से प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर कोई भी छूट या गलती हो जाती है तो वो आप क्योर नहीं कर सकते हो बाय द फॉल्स डिफेंस या तो फॉल्स प्ली के थ्रू। क्लियर? देन ये जो केसेस का रेफरेंस आपको इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी और थोड़ी क्लियर हो चीज़ों को लेकर। ठीक है, एक केस था जिसमें निज़ाम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब उसमें कोर्ट ने क्या कहा कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है ना, तो कोर्ट हैज टू एग्जामाइन द एविडेंस इन इट्स एंटायरली एंड इंश्योर दैट the only inferences that can be drawn from the evidence is that the guilt of the accused। मतलब इस केस में बोला कि जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हम लोग कोर्ट अगर जो है वो एडमिसिबल करता है तो कोर्ट को क्या देखना है, इसमें इस कोर्ट को इंश्योर करना होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ उससे इन्फ्रेंस ये निकल रही है उस एविडेंस से कि जो ये जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है, या तो फॉर स्टैब्लिशिंग द गिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी फर्मली स्टैब्लिश। लेट्स से अगर मैं कोर्ट को कहती हूँ कि आई हैव अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या आई विटनेस फॉर द मर्डर, ठीक है, कि जो मर्डर हुआ है, ए ने जो बी का मर्डर किया है, तो मेरे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तो अगर आपको कोर्ट में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रूव करने हैं, ठीक है, कि मैं किसी अगर आई विटनेस को कोर्ट में लाना चाह रही हूँ तो उसके पहले मुझे ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि ए ने बी का मर्डर किया, वो सर्कमस्टेंस है करके, तो उसके ऊपर आके जो है वो एविडेंस देगा। तो सबसे पहले यू हैव टू फर्मली स्टैब्लिश दैट सर्कमस्टेंसेस, राइट, ताकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो कोर्ट एक्सेप्ट करे उस चीज़ को। एंड द चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी कंप्लीटेड फ्रॉम द फैक्ट। तो जो फैक्ट मैं जो कोर्ट के सामने कह रही हूँ तो उससे क्या होना चाहिए, जो चेन है सर्कमस्टेंसेस का वो कंप्लीट होना चाहिए। एंड द चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैन नॉट बी सेड टू बी कंक्लूडेड in any other manner sought by the urged by prosecution। तो you have to establish that circumstances and then circumstances जो circumstantial evidence होंगे वो कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट करेगी। ओके, देन देयर इज वन मोर केस, ठीक है। अब प्लीज परेशान मत हो जाना कि इतने सारे केसेस का जो जिक्र हो रहा है यहाँ पे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको जो टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी और क्लियर हो, ठीक है। अब जैसे मैंने 2 लाइन में ही खत्म कर दिया था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, लेकिन इस केस के थ्रू हमें समझ में आया ना कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की असली इंपॉर्टेंट क्या होता है, अहमियत क्या होती है और उसे कैसे यूज करना होता है, राइट। सो एक केस है कुना, एक सेकेंड, या कुना संजय बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। अब इस केस में कोर्ट ने क्या कहा ना, कोर्ट हेल्ड that enunciation is that an expression proved and not proved laid down the standard of proof, namely about the existence and the non-existence of circumstances। मतलब कोई फैक्ट है जो कि प्रूव हो गया है या वो प्रूव नहीं हुआ है, वो क्या बताता है, वो बताता है कि एग्जिस्टेंस और द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ प्रूडेंट मैन। ठीक है, कि कोई अगर एक आदमी है जो नॉर्मल सा, कहते हैं ना कि साधारण आदमी भी समझ सकता है ये देख के, तो वैसे तो आप जो फैक्ट प्रूव कर रहे हो तो वो किसी भी एक रीजनेबल मैन के लिए वो ये होना चाहिए कि ओके दे बिलीव दैट, राइट। सो it has been expounded that this is the degree of a certainty the existence of which should arrive at from the attendant circumstances before the fact can be said to be proved। okay, so I hope ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देन एक छोटा सा टॉपिक बचा हमारा, नॉट टॉपिक जस्ट टर्म, दैट इज अ मे प्रिज्यूम। ओके, सो मे प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है? मे प्रिज्यूम मतलब होता है प्रिजम्पशन ऑफ अ फैक्ट। मतलब अब हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये फैक्ट तो था, ठीक है। द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट और कॉल फॉर द फर्दर एविडेंस फॉर इट्स सेटिस्फेक्शन बिफोर प्रिज्यूम इट। तो लेट्स से अगर कोर्ट को कोई चीज़ प्रिज्यूम करके चलनी है तो या तो कोर्ट खुद से प्रिज्यूम कर लेगा या तो कोर्ट क्या करेगा, जो एविडेंस मंगवाएगा जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो सके बिफोर प्रिज्यूमिंग दैट फैक्ट। एंड फैक्ट इंडिकेटेड अंडर दिस सेक्शन जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं
है दैट इज प्रिज्यूम बाय द कोर्ट मे बी शैल प्रिज्यूम। मतलब कुछ कुछ देखिए, एक तो है मे प्रिज्यूम, एक तो है शैल प्रिज्यूम। ठीक है, मे में क्या होता है ना, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कोर्ट जो है बस प्रिज्यूम करके चल रहा है, तो अगर आप क्या है जो अपोजिट पार्टी है वो एविडेंस ला दे, ठीक है, तो ये क्या है, एविडेंस अगर ला दिया तो ये जो कोर्ट का जो प्रिजम्पशन है ये हट भी सकता है। अब शेल प्रिज्यूम में क्या है कि कोर्ट ने, भाई शेल मतलब यहाँ पे ना मस्ट की तरह है, तो यहाँ पे कोर्ट को शेल प्रिज्यूम, तो कोर्ट को ये प्रिज्यूम करके ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे कोई दो ऑप्शन नहीं है कोर्ट के पास, वो प्रिज्यूम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, यहाँ पे कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा शेल में। ठीक है, ओके। तो शेल प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है कि इट मीन्स प्रिजम्पशन ऑफ अ लॉ दैट फैक्ट इंडिकेटेड, ये जो पर्टिकुलर जो सारे सेक्शन दिए हैं तो इसमें जो भी फैक्ट होंगे उसमें कोर्ट को जो है वो प्रिजम्पशन लेके ही चलना पड़ेगा, कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा इसमें। देन कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं, तो ये एक आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन है जो कि लॉ ने ही क्रिएट किया है। एक आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन है विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ, एंड ये एक मैंडेटरी प्रिजम्पशन की तरह है विच द कोर्ट इज बाउंड टू एक्सेप्ट। यहाँ पे क्या वर्ड यूज करें हम लोग, बाउंड टू एक्सेप्ट। ठीक है, अ फैक्ट दैट इज प्रूव एंड कोर्ट शैल नॉट अलाउ द एविडेंस फॉर डिस्प्रूविंग। अब जैसे देखिए मैंने बताया मे हो गया, मे में कोर्ट के पास दो है ऑप्शन है, प्रिज्यूम कर सकता है नहीं कर सकता है। शेल में क्या होगा, शेल में जो है कोर्ट को प्रिज्यूम करके चलना है। ठीक है, लेकिन इन केस कोई एविडेंस आ गया तो उसको रिबटल किया जा सकता है। अब आता है कॉन्क्लूसिव। कॉन्क्लूसिव प्रूफ में क्या होता है ना, इसमें कोर्ट जो है वो एविडेंस जो है और देखेगा ही नहीं। भाई कंक्लूसिव में होता है कि भाई ये तो प्रूफ हो चुका है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं, इसमें बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक मैंडेटरी प्रिजम्पशन की तरह होता है जिसमें कोर्ट को है, कोर्ट इज बाउंड टू एक्सेप्ट कि वो प्रूफ हो चुका है करके, और इसमें कोई एविडेंस जो है इसमें अलाउ नहीं करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर फैक्ट को डिस्प्रूव करो करके। तो सेक्शन 35 और 116 of भारतीय सेक्स अधिनियम shall be held to be the conclusive proof by court। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रूफ क्या है, डिसप्रूव क्या है, नॉट प्रूफ का मतलब क्या होता है। तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना इस पर आपको ध्यान रखना है। अगले वीडियो से हम जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।